हेलो माय चाइल्ड। हाँ, अब हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स में, मतलब कि मोशंस को पढ़ने वाले हैं। हमें पता है मोशंस को पढ़ने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी चीज़ों के साथ काम करना होगा। इन सभी टर्म्स के बीच में रिलेशन भी फाइंड करना होगा। ठीक है, हम इन फ्यूचर सीखेंगे इसको। बट अभी ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का संबंध प्राप्त करते हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच का संबंध प्राप्त करते हैं या तो वाइस वर्सा करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ मैथमेटिकल्स टूल यूज़ होते हैं जैसे कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, राइट। और ख़ास करके जो बच्चे नीट की प्रिपरेशंस करते हैं, यानी कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, उनको ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नाम का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम बेसिक प्रिपरेशंस कर लेते हैं सबसे पहले, और बेसिक प्रिपरेशन में हम सबसे पहले सीखेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और जब हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस का पोर्शन एकदम प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद हम मोशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशंस क्या है, यानी अवकलन और समाकलन है कौन सी बला। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई हमारे पास कभी कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि जैसे मैं आपको कहूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ स्काई, आप आकाश का क्षेत्रफल मेजरमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशंस हो गए कि भाई हम इतनी बड़ी तो हमारे पास स्केल हो नहीं सकती कि हम स्काई का एरिया मेज़र करने के लिए लेंथ मेज़र करें, विड्थ मेज़र करें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि स्काई को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सिंपल है भाई, अब एक छोटा सा पार्ट हमने एज्यूम कर लिया तो छोटे पार्ट की लेंथ और विड्थ हम मेज़र कर सकेंगे। तो सिंपल हमें छोटे से भाग का क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, एरिया मिल गया। अब अगर हमें पूरे स्काई का एरिया ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे जितने भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स किए थे उन सबको जोड़ देंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, राइट। बट हमें इस मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ा, तो सिंपल सा फंडा, पहले हमने पूरे स्काई को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया, उसके बाद हमने उन सभी छोटे छोटे भागों को जोड़ दिया। तो जब किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में लाना हो, यानी कि जब हमें उसके टुकड़े करने हो, तो यूज़ होता है डिफरेंशिएशन। मतलब कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, राइट। और सेम एज इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से जोड़ देना और बड़ा कर देना। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव जोड़ता है, नेगेटिव तोड़ता है। तो उसी तरह से डिफरेंशिएशन क्या करेगा, बड़े से भाग को छोटा करने की ट्राई करता है, और इंटीग्रेशन उन छोटे छोटे भागों को जोड़ देने की ट्राई करता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साथ। बट हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाना होता है फिजिक्स के अंदर, तो हम बेसिक फॉर्मूला सीख लेंगे डिफरेंशिएशंस का। तो चलिए हम डिफरेंशिएशंस को पहले पढ़ लेते हैं। तो आ जाए डिफरेंशिएशन में। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहली चीज़ हमेशा ही याद रखनी है कि भाई हम डिफरेंशिएशन तब यूज़ करते हैं कि जब हमारा दिया हुआ फंक्शन बदल रहा हो, यानी कि वेरिएबल हो। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसे पढ़ेंगे हम, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये दिखाता है कि आप y की जो वैल्यू है वो x के साथ लगातार बदल रही है। यानी कि अगर हम x की वैल्यूज बदलेंगे तो y की वैल्यू भी बदलती जाएगी। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो देखो भाई, अगर हम x की वैल्यू बदलेंगे तो सपोज हम लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1। तो अगर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पे हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 प्लस 1 यानी कि 4। x की वैल्यू अगर हमने 1 कंसिडर की है देन y की वैल्यू मिलेगी 4। और सेम एज इट इज़ अगर हमने x की वैल्यू ली है 2 देन हमें y की वैल्यू मिलेगी 7। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से x की वैल्यू बदल रही है उसके अकॉर्डिंग ही y की वैल्यूज भी वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब हमारे पास ऐसी वेरिएबल कंडीशंस आएगी तब हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशंस को या तो इंटीग्रेशंस को, ध्यान रखना है।
अगर मान लीजिए किसी वेरिएबल कंडीशन नहीं होगी तो सिंपल है, हम उसे कहेंगे कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए ओके, अब पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं, पहला फॉर्मूला लेते हैं कि ये हमने बात की थी वेरिएबल स्टेट के लिए कि भाई यहाँ पे x बदल रहा था, y भी बदल रहा था। मान लीजिए पहले हम ऐसी बात कर लेते हैं कि जब x के साथ y ना बदलता हो, मतलब कि मैं ऐसा ले सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 5। तो y की एक फाइनाइट वैल्यू है 5, ये कभी भी टाइम के साथ या तो प्लेस के साथ कभी भी चेंज होती नहीं है। 5 है तो 5 मिनट के बाद भी 5 ही रहेगा। ठीक है, और मैं इसको कह सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट कहा? क्योंकि ये वेरी हो रही नहीं है। और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 5 यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ d अपॉन डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट। तो चलिए याद रखना है कि जब भी कोई कांस्टेंट चीज़ है जो वेरी नहीं हो रही है और ऐसी चीज़ का डिफरेंशिएशन हमेशा ही होता है ज़ीरो। क्या होता है? ज़ीरो। मतलब कि हम डिवाइड भी किसे कर सकेंगे कि जो लगातार कंटिन्यूसली बदल रहा है। ठीक है, टाइम के साथ या तो प्लेस के साथ, डिस्टेंस के साथ, किसी भी वेरिएबल चीज़ के साथ वो बदलना ज़रूरी होता है। यानी कि किसी भी कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ज़ीरो। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि d अपॉन डी एक्स इंटू टू, देन ये भी एक परफेक्ट वैल्यू है, देन इसका भी डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। d अपॉन डी एक्स पाई। अब देखो भाई, हमें पता होना चाहिए कि पाई एक फाइनाइट चीज़ होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया, ये भी हो जाएगा ज़ीरो। और उसी तरह से अगर हम और एक एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं d अपॉन डी एक्स इंटू ई। अब ये क्या है? तो कि भाई e एक फाइनाइट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 2.718, तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो। राइट, तो चलिए भाई, देखा हमने पहला हमारा फॉर्मूला था कि कोई भी अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ही क्या हो जाता है? ज़ीरो। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। सेकंड पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए कि हम y इज इक्वल टू कंसिडर करते हैं x रेस टू n। ठीक है, मतलब कि हमने देखा कि आपकी जो x की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू यहाँ पे बदल रही है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहे तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल्स अप्लाई करेंगे। और डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल कहता है कि आपका जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके रिलेटिव ही डिफरेंशिएशन कर रहे हो, देन ऊपर की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई में आती है, और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो x रेस टू n का डिफरेंशिएशन होता है n, x रेस टू n माइनस वन। सिंपल है, आपको जो पावर दी गई है वो पावर कहाँ आती है भाई? मल्टीप्लाई में आती है, और पावर में से वन को माइनस करना है। इजी है, एक एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप नोट करें कि हमारी पावर कितनी है भाई? 3 है, तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, 3 आगे आ गया। अब x पावर में से हमें एक माइनस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये हो गया x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अगर हम ऐसे और भी एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल d अपॉन डी एक्स x की पावर 3/2। ठीक है, चलिए, तो हमने एक एग्जांपल लिया है d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है, जैसे कि हमने सीखा है, पावर को हमें आगे लेके आना है। तो ये 3/2 पावर आगे आ गई। उसके बाद पावर में से हमें एक को माइनस करना है। ठीक है, तो पावर में से हम एक को माइनस करते तो 3/2 माइनस 1, देन ये हो गया 3/2। एक्स की एलसीएम लेंगे 2, तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। एक्स की पावर आ जाएगी 1/2।
ठीक है। और बेसिक मैथ्स कहता है, ये तो हमें आता ही होगा, 10वीं में सीखे हैं, 3/2 जिसकी भी पावर 1/2 होती है उसे हम कह देते हैं अंडर रूट। तो ये आ गया 3/2 अंडर रूट एक्स। ऐसा ही सेम सिचुएशंस हमें करना होता है माइनस वाली पावर के साथ। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ -5, ठीक है। तो हमारा रूल्स तो हम कभी चेंज नहीं करेंगे। हमारा डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या था, ऊपर वाली जो पावर है वो कहाँ आती है, आगे, तो ये -5 आगे आ गया। उसके बाद पावर में से एक को माइनस करना है, तो x -5 एंड -1, ठीक है। -5 तो पावर थी ही, उसमें से एक को माइनस किया है, देना हमारा आंसर होगा -5x⁻⁻6, राइट। अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशंस दी जाती है देन आपको टेंशन नहीं लेना है। हमें सिर्फ हमारा एक ही फंडा याद रखना है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमारी जो पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, आगे, और उस पावर में से हम एक को माइनस कर देते हैं। अब एक लास्ट वाला और थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए डिफरेंशिएशन की। सपोज मैंने लिया है 1/x³, ठीक है। अब हम सोचेंगे सर इसकी पावर तो नीचे है, तो कुछ नहीं करना, हम सिंपल सा फंडा, अगर मैं x³ को ऊपर लेके गया तो x⁻³ हो जाएगा, राइट। ये तो हमें आता ही है। अब हम फिर से डिफरेंशिएशन का लॉ लगा देते हैं, ये आ जाएगा पावर आगे, और x की पावर को हम कर देते हैं -1, तो हमारा आंसर होगा -3x⁻⁻4। और अगर हम इसको फिर से इस फॉर्म में लाना चाहते हैं देन हम लाएंगे -3/x⁴, राइट। तो ये था डिफरेंशिएशंस का बेसिक रूल्स जिसे हम अच्छे से याद रखेंगे। तो आज हमने सीखा है सबसे पहले कि जब हमें कोई ऐसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है जो टाइम के रिगार्डिंग या तो हमें जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा ऑलवेज 0। और जब हमें कोई ऐसी चीज़ दी जाती है कि जो किसी के अकॉर्डिंग किसी के फंक्शंस में बदल रही हो, जैसे कि हमने लिया y = x⁻n, फाई की वैल्यू x के साथ बदल रही थी यानी कि वेरिएबल हो रही थी, तो उसका डिफरेंशिएशन करने का रूल्स होता है जो पावर है वो आगे आएगी और पावर में से एक को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अगर हमारे सामने कोई कांस्टेंट चीज़ है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कोई वेरिएबल चीज़ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, राइट। अब हम हमारा तीसरा पॉइंट यूज़ करते हैं कि मान लीजिए कि हमें दोनों चीज़ें दी गई है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि y = k × x⁻n, जहाँ पे हमारा जो k है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये k कोई कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिट तक हो सकती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हमें कोई ऐसी फॉर्मूला दिया जहाँ पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना, dy/dx, यानी कि हमें y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ वेरिएबल वैल्यू का। याद रखना है कि जब किसी वेरिएबल वैल्यूज़ के साथ कोई कांस्टेंट दिया होता है तब हम इसको ज़ीरो नहीं करते, हम उसको बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और हम उस टाइम सिर्फ वेरिएबल चीज़ का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx x⁻n का, और हमें पता है x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n x⁻n-1, जो हमने सीखा है। पावर आगे आती है मल्टीप्लाई में, पावर में से एक हम माइनस कर देते, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते तो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज y = 5x², ठीक है, y = 5x²। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ dy/dx, देन ये 5 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। x² का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे, एक को माइनस कर दीजिए तो 2 - 1, देन 5 × 2 ये हो जाएगा 10 x, 2 - 1 = 1, पावर आएगी 1 और 1 पावर हम लिखते नहीं है, देन हम बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 10x। एक और एग्जांपल लेने की ट्राई करते हैं, चलिए। सपोज y = -5/3 x की पावर 3/5, ठीक है, -5/3 x की पावर
3/5। चलिए अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये है मेरी कांस्टेंट वैल्यू, माइनस भी तो कोई कांस्टेंट ही है तो उससे मैं बाहर निकालूंगा -5/3। मैं हेडिंग देता हूँ dy/dx। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन का रूल्स था पावर आगे और एक माइनस कर दी जाए, तो 3/5 - 1, राइट। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 कैंसल, 5 5 कैंसल, तो -x⁻³ 3/5 - 1 एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, आंसर आएगा -2/5, राइट। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ नहीं करना आपको। जो अगर कोई वेरिएबल चीज़ के साथ कांस्टेंट दिया जाता है तो उस कांस्टेंट को आपको बाहर रखना है, कांस्टेंट कॉमन निकाल लेना है, एंड देन हमें जो वेरिएबल चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है बाय रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि पावर आगे और एक माइनस कर देना। ठीक है, हमने 2 एग्जांपल्स भी देखे हैं, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हम देख रहे थे y = sin x, यानी कि हमारा जो y है वो sin x के अकॉर्डिंग बदल रहा है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये बदल रहा है। मान लीजिए कि अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका हमें बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना होगा, dy/dx = sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, राइट है, आपको याद रखना है sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। और अगर हम उसके आगे बात करते जाए देन हम ले सकते y = cos x, तो cos का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -sin x। क्या हो जाएगा भाई? -sin x। तो हमें याद रखना है sin का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, बट cos का डिफ्रेंशिएशन होता है sin। ठीक है, अगर मैं उसके बाद बात करूँ tan की, तो y = tan x, देन tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x। ठीक है, sec² x, तो याद रखना है, ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीटली याद रखनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं y = cot x। तो cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है -cosec² x। ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम एक पेयर बना सकते हैं, साइन कोस की पेयर बना ली हमने, उसी तरह से tan और sec की पेयर बना ली, और उसी तरह से cot और cosec की पेयर बना ली। ठीक है, ये फंडास आपको अभी याद रखना होगा, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज़ होने वाला है। तो याद रखना है साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, cos का -sin, tan का sec², cot का cosec²। और अब हमारे पास 2 फंक्शन बचे, उसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि y = आपको दिया है sec x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा sec x × tan x। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशंस आपको याद रखने होंगे। sec का होता है sec x × tan x, और उसी तरह से अगर मैं मान लीजिए कि cosec x लेता हूँ, तो हमने देखा था cos की पेयर में कौन आता है? cot। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -cosec x × cot x। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। इसके बाद भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि y = e⁻x, एक चरघातांकीय विधेय है, एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट इसको कहा जाता है, और यहाँ पे e की वैल्यू होती है 2.718, जो हमने थोड़ी देर पहले ही देखी थी। ठीक है, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि dy/dx। तो याद रखना कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन भी सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है, इसको क्या करना है? सेम रखना होता है। ठीक है, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो मान लीजिए कि हम लोगरिथमिक फंक्शन लेते हैं, जैसे कि log x लिया है। ठीक है, हम ट्रिगोनोमेट्री लिया, एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट लिए, लोगरिथमिक लिया, तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो स्पेशल केस में हमें याद रखना है। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx = 1/x। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसे हमें अच्छे से याद रखना होता है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। मान लीजिए कि अगर हम इन सभी चीज़ों को जोड़ते हैं तो एक और नई चीज़ बन के हमारे सामने आती है। मान लीजिए आपको दिया है y = sin ωt, राइट,
y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और हमें पूछा गया है dy बाई डी टी। अब ये dy बाई डी टी क्या दिखाता है कि हमें y का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो भाई ये है हमारा फंडा है कि हमें साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ नोट करके रखनी है कि साइन थीटा, सपोज इसको मैं x मान लिया या तो थीटा मान लिया या तो इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ साइन थीटा। तो भाई साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, कॉस थीटा, यानी कि साइन x का कॉस x। तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, राइट। तो सबसे पहले आपने ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिया, साइन का हो गया कॉस। अब अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें अंदर देखने को मिलेगा ओमेगा टी। क्या मिला है भाई, ओमेगा टी। तो हमें इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ओमेगा रहेगा, टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 क्यों होता है, तो कि भाई टी की पावर 1 है, डिफ्रेंशिएशन लो लगा दिया, 1 आगे 1 माइनस और टी की पावर हो जाएगी 0, तो हम उसे निकाल देंगे। तो ये हो गया उसका डिफ्रेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इस प्रकार के फंक्शन भी हम फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो हमने सीख लिया है। और अगर मान लीजिए कि हमें इससे एक और स्टेप आगे जाना हो तो हमारा फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल टू यू बाई वी, y इज इक्वल टू यू बाई वी। मतलब कि हमें कोई ऐसा स्टेप दिया गया है कि जिसमें कोई डिवाइड में है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा नॉर्मल स्टेप लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको दिया है u प्लस माइनस वी, या तो पॉजिटिव है यानी एडिशन हो रहा है या तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है। अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो y का तो मुझे करना होगा du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स, राइट। कुछ नहीं करना, अगर कोई हमें पॉजिटिव फंक्शन दिया या तो नेगेटिव फंक्शन दिया तो हमें क्या करना है, दोनों का इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन कर देना है, u का विथ रिस्पेक्ट टू x, v का भी विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज हम इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, राइट। ये हमारा फॉर्म है। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy बाई dx। चलिए, तो हमारे पास कितने टर्म्स आ गए भाई, 2 टर्म्स है, दोनों के बीच में एडिशंस का सिंबल है। अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअली इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इंडिविजुअली इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, अब तो आपको आता ही होगा, ये कांस्टेंट है 3 बाहर रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x रेस टू 2 माइनस 1, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे, इसका हो जाएगा 2x की पावर 1। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो 2 कांस्टेंट है बाहर, x की पावर होगी कुछ नहीं है तो 1 तो होगी, तो 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 और x की पावर हो जाएगी 0। और याद रखना है कि किसी की भी पावर 0 होने का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 1 है। कितनी है भाई, 1। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 3 इंटू 2 6, x की पावर 1 यानी सिर्फ x, और यहाँ पे भी 2 इंटू 1, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो टोटल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2। तो ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशंस। तो देखो भाई, जब कभी भी हमें एडिशंस दिया होता है तो हमें क्या करना है, उसका इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपको कोई मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन दिया गया, जैसे कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक u और v दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर हम ऐसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते हैं देन u कांस्टेंट रहेगा, हमें v का डिफ्रेंशिएशन कर देना है यानी कि dy बाई डी एक्स, प्लस v कांस्टेंट रहेगा और हमें x का डिफ्रेंशिएशन कर देना है du बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये फंडा हमें याद रखना है कि अगर हमें कोई 2 चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में दी गई है और हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले को कांस्टेंट, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। याद हो जाएगा आपको।
तो याद रखना है, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिया है, पहले को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक और ये है y इज इक्वल टू यू बाई वी। चलिए हमने देखा, सारे मैथमेटिकल टूल देख लिए भाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब देख लेते हैं डिवीजन को। मान लो कि अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू यू बाई वी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे du बाई dx माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही रखो dv बाई dx और नीचे वाले का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, आपको याद रखना होगा इसे सोल्व करने का तरीका क्या था भाई, पहले हमने नीचे वाले को कांस्टेंट रखा है, बटे वाले को कांस्टेंट रखा, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस, याद रखना इसमें प्लस इसमें आया माइनस, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिवाइड बाय बटे वाले को स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशंस के सारे बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ पे देख लिए हैं। फिजिक्स के अंदर इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन तो हम यूज़ करने वाले ही नहीं होते। ठीक है, तो हम फिजिक्स के अंदर जितने भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज देखे हैं वो सारे हम आज देख लिए हैं। तो आई थिंक आपका जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी को राइट डाउन करना है तो 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन को पॉज कर लेना है और या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप इसे राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो टेक स्क्रीनशॉट।